चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग इतिहास। और इतिहास में लूसेंट का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका पहला, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? अतीत का, शासन का, समाज का, पर्यावरण का। चलिए जवाब दीजिए। तो पहला का आंसर हो जाएगा अतीत का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इसका जवाब दीजिए। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ये किसका कथन है? कृपया कर जवाब दीजिए। चलिए तो इसका जवाब है थियोसीडाइसिस का। ठीक। 3 का बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज का रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप 5वां क्वेश्चन में, आपका 5वां क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ये जो कथन है तो आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा हेगेल, दूसरा आंसर है कार्ल मार्क्स, तीसरा आंसर है कल्हन और चौथा आंसर है बर्नी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है हेगेल। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? हम इतिहास यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? कृपया कर जवाब दीजिए। यह कथन है हेगेल का। ठीक, हेगेल ने कहा था हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन हेगेल का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसका कथन है? तो आप लोग बताइए। ये जो कथन है ये कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स का है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक, तो अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? चलिए ये जो कार्ल मार्क्स, इसका दृष्टिकोण से इसका संक्षिप्त एक वर्णन दिया गया है जो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले तक ऑप्शन देख लीजिए। इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख करता है, नहीं ऐसा नहीं करता है। ठीक, चलिए दूसरा ऑप्शन है, इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। चलिए ये तो सही है। अगला है, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्लेषण अभिलेख है, इसमें से कोई नहीं।
इसका जवाब तो डायरेक्ट बी हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका 10 का जो आंसर ऑप्शन है, हेगेल है, मार्क्स है, एंजेल्स है, लेनिन है। तो इसका जवाब क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा मार्क्स, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था ना, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के मदद से समझाया। तो इसका आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, पहला है आधुनिक उदारतावाद, दूसरा है अस्तित्ववाद, तीसरा है डार्विन का विकासवाद, तीसरा है द्वैतात्मक भौतिकवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है। चलिए, इसका भी आप लोग जवाब दीजिए। इतिहास विगत की राजधानी है, यह किसका कथन है। तो पहला आपको है स्टब्स कार्यालय, सीले, ट्रेविलियन। इसमें से आपको सही आंसर चुनना पड़ेगा। इतिहास विगत की राजधानी है, यह किसका कथन है। तो बताइए, ये जो कथन है ये सीले के है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम 13वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कैसे करेंगे, देखिए। सूची 1 को सूची 2 से नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही है। चलिए, इसका जवाब होगा आप लोग का, देखिए इसका जवाब होगा आप लोग का अशोक वाट किस में लगेगा, अशोक वाट लगेगा संपूर्ण इतिहास के विचारों का इतिहास नहीं। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। चलिए, अशोक वाट का जो है 3 में लगेगा। ठीक, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। चलिए, 1 का 3 हो गया, 3 हो गया। दूसरा आगे देखिए, ट्रेविलियन क्या कहा था, ट्रेविलियन ने कहा था ना, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेविलियन ने ये सही कहा था, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। चलिए, 2 का ये होगा। और 3 का क्या होगा, कॉलिंगवुड जो है किसका कथन है, इसका जो है कॉलिंगवुड जो है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। चलिए, और ब्यूरी जो है, ब्यूरी ने कहा था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कभी नहीं और इससे अधिक नहीं है। चलिए, इसका भी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार दर्शन शास्त्र ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। देखिए, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। तो पहला तो 14वां नंबर क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो इसका जो है, तो किसने कहा था ना, बेनेडिक्टो क्रोचो ने। तो बी नंबर सही जवाब होगा। और 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, ये किसने कहा था। देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपका, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसका कथन है। ये जो कथन है E.H. कार का है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, 16वां नंबर क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है। तिथियों के साथ
साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कार्य है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका जवाब आप मिलेगा बी फोर्ट क्राइस्टो। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त है? बी फोर्ट क्राइस्टो। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपको हो गया 17 नंबर का। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला HD का पूर्ण रूप क्या होता है? HD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HD का पूर्ण रूप होता है एनो डामिनी, एनो डेमनी। ठीक। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है एनो डामिनी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है 18 नंबर का। वर्ष 50 ईस्वी है, वर्ष 50 ईसा पूर्व है। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? इसका जवाब आप लोग दीजिए। वर्ष ईसा पूर्व है वर्ष 150 ईस्वी के बाद आता है। बात सही है, 2 नंबर का सही होगा, मतलब बी नंबर सही होगा। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपका। वर्ष 1015-21 शताब्दी में आता है। वर्ष 1015-21 शताब्दी में आता है। इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो है 11वीं शताब्दी में आता है। वर्ष 1015-21 शताब्दी में आता है तो 11वीं शताब्दी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का। सम्मिलित करने वाला है। चलिए तो अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयुक्त करते हुए सही उत्तर का जवाब दीजिए। विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कलि संवत्सर। तो इसका जो है सही टिक लगाइए, मिलान कीजिए तो इसका जो है आपको हो जाएगा। तो विक्रम संवत्सर जो है ये इसका 248 ईस्वी है। विक्रम संवत्सर जो है 248 ईस्वी है। ठीक। चलिए फिर अगला है शक संवत्सर। शक संवत्सर है 58 ईसा पूर्व है। ठीक। शक संवत्सर 58 ईसा पूर्व है। सॉरी शक संवत्सर जो है आपको 78 ईसा पूर्व हो जाता है। ठीक। शक संवत्सर आपको 78 ईसा पूर्व हो जाता है। गुप्त संवत्सर जो है ये आपको 350 ईसा पूर्व हो जाता है। और कलि संवत्सर जो है यह आपको 3132 ईसा पूर्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो विक्रम संवत जो है ये 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। ठीक। विक्रम संवत 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ईसा पूर्व है, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। और शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ है? 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग को है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ है? तो इसका जवाब आप दीजिए। इसका जवाब है कनिष्क के शासनकाल में। ठीक। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क सम्राट के शासनकाल में प्रारंभ हुआ है। ठीक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपको है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको शक संवत। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है?
गुप्त संवत का जो है प्रारंभ करने का चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया। चलिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया ही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया। तो 25 नंबर का जवाब आप लोग को दीजिए। तो इसका जवाब हो जाए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। तो अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा 26 नंबर का। तो 26 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या किया गया है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिया गया है और 4 ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन सही है और नीचे कोट पसंद दिया गया है कितना सही है, कौन कौन नंबर का क्वेश्चन सही है, तो ये आप लोग को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है विक्रम संवत 58 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। विक्रम संवत 58 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये सही है। दूसरा जो क्वेश्चन है शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन है गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। चौथा है भारत के मुसलमान भारत का युग 1992 में प्रारंभ हुआ, नहीं, ये गलत।